कौन कौन से है, जिसको जिसको जो भी याद है? स्ट्रिंग, नंबर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, बूलियन। एक नंबर्स है और एक बूलियन है। अभी तक हमने 3 सीखे। और नंबर्स में एक्चुअल डेटा टाइप्स कितने हैं? नंबर्स के अंदर भी है सब डेटा टाइप्स। फ्लोट, इंटीजर। हाँ, फ्लोट है और एक इंटीजर है। इंट को हम इंट ही लिखते हैं, फ्लोट को फ्लोट लिखते हैं। बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है, सबसे सिंपल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल कोट और सिंगल कोट। आइधर वो टेक्स्ट को हम डबल कोट में डालते हैं या उस टेक्स्ट को हम सिंगल कोट में डालते हैं। फ्लोट और इंट में, फ्लोट में कैसे टाइप के नंबर्स आ सकते हैं? डेसिमल, हाँ, पॉइंट वाले। पॉइंट वाले। तो 5.7 फ्लोट है और 25 इंट है। ओके। और बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, सबसे सिंपल डेटा टाइप है। सिर्फ 2 वैल्यू होती है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। बस 2 ही है, या तो सही या तो गलत। और ट्रू में टी कैपिटल, फॉल्स में एफ कैपिटल। ऐसे हम लिखेंगे आज थोड़ा बुलियन के बारे में, आज या आज टाइम नहीं रहा तो कल सीखें। ओके, तो ये हमें पता है। ओके, हम कुछ टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। हमने एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में सीखा है जिन्हें हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट, जो हमें एरिथमेटिक करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या था जो हमने सीखा था पिछली बार, जो आपको याद रह गया है, समझ में आया है? हम जो इनपुट डाले उस पर कोई प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, वो प्रोसेस करता है ऑपरेटर। यस, तो ये जो प्रोसेस बीच में होती है ये ऑपरेटर करता है। ग्रेट। और हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, इनपुट कैन बी मल्टीपल, पर आउटपुट एक ही मिलता है ऑपरेटर में, तो ये ऑपरेटर का काम है। और एरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने कुछ देखे थे, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। ओके, इतने ऑपरेटर्स देखे थे जिसमें ये डिवीजन है वो हर बार कौन सा डेटा टाइप में आंसर देता है? फिक्स्ड है उसका डेटा टाइप, फ्लोट। वो हर बार फ्लोट में आंसर देता है। फ्लोर डिवीजन हर बार किस में आंसर देता है? फिक्स्ड है उसका भी डेटा टाइप, इंटीजर। ये इंटीजर में देता है। अच्छा, फ्लोर डिवीजन क्या करता है? मतलब अगर आपको 5/3 करना है तो आपको पता है कि 5/3 ऐसे करेंगे आप नॉर्मली, तो 3 1 जा 3 और 2 बचे हैं नीचे, तो फ्लोर डिवीजन क्या आंसर देगा? ये डबल स्लैश क्या आंसर देगा? अगर मैं 5/3 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1, तो ये इंटीजर में ही है। और ये आंसर हर बार देता है मुझे कोशंट का, भागफल गुजराती में कहिए कोशंट कि ये आंसर देता है। मतलब 5/3 है 1.666, तो पॉइंट के पहले जो भी डिजिट है वो सब मिलता है हमें आंसर में। और ये रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है? 5/3 करेंगे, मतलब 5% 3 करूंगा तो कितने रिमाइंडर आएगा? 2, तो ये 2 आंसर देता है। ओके, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है और ये हर वक्त ये भी इंटीजर में ही आंसर देता है। ये दोनों का डेटा टाइप फिक्स है, इंटीजर में आंसर देता है। बाकी सब में मिक्स्ड है। इसमें अगर इनपुट फ्लोट में होगा तो आउटपुट भी फ्लोट में आएगा। ये तीनों में, इनपुट फ्लोट में तो आउटपुट फ्लोट में, इनपुट इंट में तो आउटपुट भी इंट में, ये तीनों का ऐसा है। और इस भैया का ऐसा है कि भाई जो भी आप दोगे पावर में, जिस हिसाब से आंसर आता होगा उस हिसाब से आएगा। हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट करना है तो हम क्या करते हैं? 4 टू दी पावर 0.5, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब पावर 0.5। किसी भी नंबर का क्यूब रूट करना है, ઘનમૂળ કાઢવું હોય કોઈ નંબરનું, આ વર્ગમૂળ છે, ઘનમૂળ છે, કોઈ પણ નંબરનું ઘનમૂળ કાઢવું હોય तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए मुझे 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो 27 1/3, हाँ, टू दी पावर 1/3 या 0.3333 ऐसा। तो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट के लिए काम करता है। हमने अभी तक यहाँ तक सीखा था। कुछ और चीजें भी थी जो हमने सीखी थी कि जो इनपुट कमांड है, मैंने ऐसा लिखा इनपुट एंटर योर नेम, और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट नेम। तो ये कोड क्या आउटपुट देगा? मेरा नाम यूजर ने जो इनपुट किया है वो। ओके, यूजर ने जो नाम इनपुट किया है वो देगा। दूसरा कोई बोल रहा था, वही आंसर दे रहे। एरर देगा। अच्छा, कुछ लोग एरर कह रहे हैं। क्यों एरर देगा? क्योंकि नेम करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो हमने कहीं पे इसको स्टोर नहीं किया है। इनपुट तो ले लिया, मैंने आपका नाम तो पूछ लिया, पर मैंने अपने दिमाग में आपके नाम को कहीं स्टोर नहीं किया है। तो आप मुझे पूछोगे बाद में वापस कि भाई बताओ मेरा नाम क्या था, मैं एरर दूंगा, मुझे नहीं पता है, राइट। तो ये इसको अगर हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट करके, तो फिर काम बनता है, तो चलता है। तो ये हमें पता है कि नॉर्मल ऐसे काम में ये होता है। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं, यस, ग्रीन कलर, कि इनपुट एंटर योर एज,
इनपुट एंटर एज, इसको मैं एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करूं और फिर मैं एज नाम के वेरिएबल का टाइप जानने की कोशिश करूं। टाइप कमांड से हमने पिछली बार देखा था। तो ये कौन से टाइप का डेटा होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट कमांड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो क्या करूंगा मैं? इसके बाहर इंट लगाएंगे। इंट कमांड लगाऊंगा ताकि जो आंसर आ रहा है वो इंट में कन्वर्ट होके फिर एज में स्टोर हो। ओके, हमने दो चीजें सीखी थी कि पाइथन जो है वो कोड को कैसे पढ़ता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पढ़ता है, टॉप टू बॉटम पढ़ता है। पर अगर हमें कोड को समझना है तो हमें कोड को कैसे पढ़ना चाहिए? इनर मोस्ट ब्रैकेट। हाँ, इनर मोस्ट ब्रैकेट से सबसे बाहर वाले ब्रैकेट में, मतलब कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा कोड। हमें समझना है। ओके, तो यहाँ तक हम सब क्लियर है, सेम पेज पे है। कोई डाउट यहाँ तक? जो भी आपने ट्राई किया है, कुछ किया है, कोई डाउट? नोबडी हैविंग एनी डाउट्स? तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे ज़रूरी टॉपिक शायद हम बाद में कभी ना पढ़े। ये ज़रूरी पाइथन की वजह से ज़रूरी टॉपिक नहीं है। मतलब पाइथन में आज हम नया बहुत कम सीखेंगे, पर पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ को समझने के लिए करेंगे। वो चीज़ जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सबने सुना ही है, ऑफ कोर्स। जीबड़ो काढ़ी नुभायो फोटो जो से बताए। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज़ को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। ऐसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं आज। किसी को पता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड आइंस्टाइन किसको कहते थे? किसी को पता है? नहीं। ओके, बहुत काम की चीज़ है हमारे जीवन में। आइंस्टाइन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बहुत सिंपल चीज़ है, हम समझेंगे पहले फिर उसको कोड में लाएंगे। आज हमारा काम है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझना और ये बड़े सवाल का जवाब लेना। आने वाले आधे घंटे में ये हमें करना है कि क्या मुझे होम लोन लेना चाहिए कि नहीं, खुद के लिए ये जवाब ढूंढ, और क्या मुझे SIP करनी चाहिए कि नहीं फॉर सेविंग पर्पसेस। ओके, ये दो बड़े सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। ये हमारा गोल है। फाइनेंशियल लिटरेसी विथ पाइथन, ये आज के सेशन का नाम हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को गुजराती में આપણે વ્યાજ કહીએ। ઇન્ટરેસ્ટને આપણે વ્યાજ એટલે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે સાદું વ્યાજ। सिंपल इंटरेस्ट, हाउ द सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स? सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल कि आप अगर आपके पास 100 रुपए है और आप उसको 7% से ग्रो करना चाहते हो तो हर साल, अगर आपके पैसे हर साल ग्रो कर रहे हैं तो हर साल 100 रुपए के 7% पैसे ग्रो होंगे। अच्छा, तो एक बार परसेंटेज को, सब सेम पेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज को लेकर 100 रुपए के 7% मतलब कितने? 7 रुपए। 7 रुपए। सब लोग सेम पेज पे। 100 रुपए के 7% मतलब 7 रुपए। किसी के भी कितने परसेंट अगर निकालने हैं तो वो हम बहुत इजीली ऐसे ही निकालते हैं कि अगर मुझे 1000 रुपए के 7% निकालने हैं, ओके, 1000 के 7% कितने होते हैं वो अगर मुझे जानना है। यस, 70। हाँ 70, यस, आंसर इज 70, करेक्ट। पर अगर मुझे जानना है बेसिकली तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो हम कभी भी किसी परसेंटेज, किसी भी अमाउंट का परसेंटेज जानना है तो हम 1000 को अगर 7% जानना है तो 7/100 से मल्टीप्लाई, बस। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अगर 1000 का 75% जानना होता तो 1000 को 75/100 से मल्टीप्लाई करते। दिस इज द थंब रूल। ये क्यों आया ये बाद में कभी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर दिस इज द थंब रूल कि 75/100 से मल्टीप्लाई कर सकते। कितने भी परसेंट किसी भी नंबर के जानने हो, अगर मुझे 1,10,000 का मुझे 75% जानना हो तो भी यही है, और 1,00,000 का जानना हो तो भी यही है। द अमाउंट इनटू जो भी परसेंटेज है डिवाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला जो हम ध्यान में रखें। तो 100 रुपए का 7% मतलब 7 रुपए। ये हम सब क्लियर है इसको लेकर। 100 रुपए का 7% कितना? तो 100 रुपए का 7% है। थोड़ा सा मैथ्स रहेगा पर ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। सी, ये मैथ्स ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीखोगे तो चलेगा। ये मैथ्स ऐसा ही है जो सीखना बहुत जरूरी है, हम सब यंगस्टर्स। तो 100 रुपए के 7% मतलब 100 इंटू 7/100 विच इज 7 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि मैं हर साल आपके 100 रुपए में 7 रुपए ऐड करूंगा। तो पहले साल आपके पास 100 रुपए थे, दूसरे साल 100 + 7 मतलब 107 हुए, तीसरे साल जो जितना भी अमाउंट है उसमें मैं 7 रुपए ही ऐड करता जाऊंगा, मतलब 114 हुए। तीसरे साल 107 में और 7 रुपए ऐड हुए जो कि 121 हुए। ये 7% में ऐड करता जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। कि आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट था शुरुआत का, या मेन आपके पास जितने पैसे थे
उसी पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता रहूंगा और इसको ऐड करता रहूंगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। आइंस्टाइन इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहते थे, बहुत सिंपल है, हर साल उतने ही पैसे बढ़ते जाएंगे। पर बैंक जो है हमारी, वो बैंक सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में पैसे ग्रो नहीं करती। बैंक पैसे ग्रो करती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के टर्म्स में। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या बला है भाई? तो ये ऐसी बला है जो ऐसा बोलती है कि आपके पास 100 रुपए है और मैं आपके पैसे 7% से ग्रो करूंगा, बढ़ाऊंगा, पर ये 7% अब नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये 7% अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर मतलब 0th ईयर जब आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट, तब आपके पास 100 रुपए थे, आपने डाल दिए कहीं पे कोई बैंक अकाउंट में मान लो। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इस पे 7% का इंक्रीमेंट मिला, मतलब कि 7 रुपए बढ़े आपके, जो कि आपके अकाउंट में 107 रुपए हो गए। सेकेंड ईयर के एंड में आपको अब 100 रुपए पे 7% ब्याज नहीं मिलेगा, 100 रुपए पे 7% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि पहले मिलता था कि हर बार 100 रुपए पे ही 7% मिलके ऐड होता था। अब इस बार आपको 107 रुपए पे 7% इंटरेस्ट ऐड होगा। तो 107 रुपए तो है ही, उसमें कितना ऐड करना है? तो 107 रुपए पे 7% इंटरेस्ट, मतलब जितने भी अमाउंट है, जितना परसेंट इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करना है। 107 का 7% कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो 107 में अप्रोक्सीमेटली आप ऐड कर सकते हो 1.07 इंटू 7, हाँ 8 रुपए जैसा, अप्रोक्सीमेटली 8 रुपए ऐड होंगे इस बार, यानी कि आपकी रकम जो थी वो बन गई 115 रुपए। थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ? तो 115 रुपए पे 115 रुपए का 7% ऐड होगा, जो पहले हर बार 100 रुपए का ही 7% ऐड होता था, अब 115 रुपए का 7% ऐड होगा, जो कि है 115 रुपए का 7% मतलब 1.15 इंटू 7 विच इज समवेयर अराउंड 7 पॉइंट, हाँ फिर से 8 रुपए से थोड़ा ज्यादा, 8.1 या ऐसा कुछ। तो अभी 123 रुपीज बनेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये सब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, आप ज्यादा अच्छे कर सकते हो। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0th ईयर पे ये था जो कि सेम है, फर्स्ट ईयर के बाद ये था जो भी सेम है, सेकेंड ईयर के बाद नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो आपके पास कितने रुपए होते? सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपके पास कितने रुपए होते? 114, 114 रुपए। और अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो आपके पास कितने रुपए है? 115, 1 रुपया ज्यादा है जो नॉर्मल इंटरेस्ट बढ़ता उससे। थर्ड ईयर के एंड में आपके पास नॉर्मली 121 रुपए होने चाहिए थे सिंपल इंटरेस्ट से, पर आपके पास 123 रुपए है, जो कि 2 रुपए ज्यादा है ओरिजिनल अमाउंट से। ओके, अगर मैं 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर जाऊं तो आप सब कैच कर रहे हो राइट? पहली बार 1 रुपया ज्यादा है, दूसरी बार 2 रुपए ज्यादा है, तीसरी बार 4 रुपए ज्यादा होंगे, चौथी बार 8 रुपए ज्यादा होंगे, ऐसे कुछ बढ़ेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपको समझ में आ रहा है? क्या हम सब इस बात को लेकर सेम पेज पे है कि अगर मैं अपने पैसे किसी सिंपल इंटरेस्ट देने वाली बैंक में डालता हूं तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर अगर मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देने वाली बैंक में डालता हूं तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्या ये हम सब समझ पा रहे हैं? आर वी ऑल ऑन द सेम? यस, कुछ नंबर से हमने खेला और हम सब समझ पा रहे। अच्छा, तो हम ये क्यों आइंस्टाइन इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसका जवाब जानते हैं। कहीं भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है तो पैसा, देखो नॉर्मल इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल एक फिक्स अमाउंट का पैसा बढ़ता है, मतलब पैसा ऐसे बढ़ता है, ऐसे लाइन में कि पहला साल इतना पैसा, दूसरा साल इतना पैसा, हर साल में सेम ही अमाउंट इंक्रीज होता है। ओके, हर साल में ये अगर अमाउंट है और ये अगर पैसा है, मनी सॉरी ईयर है, नंबर ऑफ ईयर है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ पैसा ही बढ़ता है, इसीलिए उसका ग्राफ थोड़ा लाइन जैसा आता है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। पर जब मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करता हूं तो शुरुआत में वो पैसा ऐसे ही बढ़ता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्लोली 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 स्लोली, पर एक बार वो सिंपल इंटरेस्ट को क्रॉस कर गया फिर वो ऐसे बढ़ता है, मतलब कि पहले या दूसरे साल में इसका ग्रोथ तो इतना ही है, सेम साल कितने भी लो ग्रोथ सेम है, पर इसका ये साल और ये साल के बीच में अगर ग्रोथ देखो, ये साल पे इतना वैल्यू है और दूसरे साल पे वैल्यू कहीं ऊपर है, तो अगर आप ग्रोथ देखो तो इस साल पे इतनी वैल्यू है, दूसरे साल पे यहाँ पे, तो एक साल में ग्रोथ इतना है, उससे पहले वाले साल में चाहे ग्रोथ थोड़ा छोटा था, उससे पहले वाले में थोड़ा ग्रोथ और छोटा था, उससे पहले वाले में ग्रोथ थोड़ा और छोटा था। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे पैसे का ग्रोथ भी बढ़ता जाता है। ऐसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अब ये तो कॉमन सेंस है ना कि नॉर्मल इंटरेस्ट वो मेन रकम पे ही लगता था जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, पी कहते हैं हम, जो मेन रकम है, मूड गुजराती में शू कहवाय, मूड रकम। सो ये मेन चीज पे ही बढ़ता है, पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो
एक बार ब्याज ऐड हो गया, उसके बाद जो रकम आई उस पे बढ़ता है, उस पे ऐड होता है, उस पे ऐड होता है, उस पे ऐड होता है, तो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज। यस, दिस इज कॉल्ड चक्रवृद्धि ब्याज। और बहुत बढ़ता है, मतलब बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं आज, कुछ चीजों पे हम ये अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथन और देखेंगे कि क्या हो रहा है। बट वहां जाने से पहले लाइफ के बारे में इसकी छोटी सी झलक देखते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक लाइफ की रियलिटी है, मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है, कुछ भी नहीं, ना पैसा ना कुछ भी। हर चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से ही चेंज होती है। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि पैसा तो है ही कि बैंक में डालोगे तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, ईएमआई जो हम भरते हैं मतलब लोन पे, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली होती है, एसआईपी जो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, जो म्यूचुअल फंड सही है उस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। पर इवन अ स्मॉल थिंग लाइक लर्निंग, जो सीखते हैं हम कि मुझे मेरे पास कितना नॉलेज है, उसका ग्राफ ऐसा लाइन वाइज नहीं बढ़ता है कि मैं हर साल सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज लेता रहूंगा। वो कभी भी ऐसा लाइन जैसा नहीं बढ़ता है, वो हर बार ऐसे ही बढ़ता है कि पहले साल मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा नॉलेज थोड़ा सा ही बढ़ा, दूसरे साल उतनी ही मेहनत करी पर मेरा नॉलेज थोड़ा और बढ़ा, तीसरे साल उतनी ही मेहनत करी पर नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, चौथे साल उतनी ही मेहनत करी पर नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। नॉलेज बढ़ने का काम भी कंपाउंडिंग से ही होता है, क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उस पर अब नया नॉलेज ऐड करना इज फास्टर। लाइफ में कुछ भी कंपाउंडिंग से ही बढ़ता है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, वो सब कंपाउंडिंग से ही बढ़ता है। तो जॉय ऑफ पाइथन का हमारा कोर्स है अभी, उसमें शुरुआत में 2 हफ्ते ऐसा लग सकता है कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं पर नॉलेज उतना नहीं बढ़ रहा है शायद, या रिटर्न उतना नहीं आ रहा है। पर वहीं आप 5वें हफ्ते में देखोगे तो उतना ही एफर्ट और रिटर्न बहुत ज्यादा, सेम एफर्ट कम नहीं कर रहे हैं हम, ऑफकोर्स एफर्ट उतना ही रख रहे हैं, मतलब ईयर तो उतना ही है, पर सेम एफर्ट पे बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। दिस इज द आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग। हर चीज में यही काम करता है लाइफ में। तो लेट्स लुक एट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग। मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, किसी को प्रूफ जानना है तो हम क्लास के बाद रुक के बैठ सकते। मुझे बहुत पसंद है ऐसे फॉर्मूलाज प्रूव करना मैथमेटिकली, पर हम लोग इसको पाइथन में चेक करें कि क्या करेगा कंपाउंडिंग और क्या हालत होगी कंपाउंडिंग। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? यस। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एज फॉलोज, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस समथिंग समथिंग रेज टू nt। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a इक्वल टू p 1 प्लस r बाई n रेज टू nt। रेज टू मतलब उसके पावर में, उसकी यानी घात में nt। ओके, ये फॉर्मूला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, जहां पे हर टर्म क्या है उसको समझते हैं शांति से। a क्या है, ये पैसे के टर्म्स में, अभी हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, नॉलेज वगैरह के टर्म्स में। आप एक बार फील करना अपनी लाइफ में कि शुरू में ऐसा होगा, कुछ भी नया सीखेंगे तो कि बहुत एफर्ट थोड़ा सा रिजल्ट, फिर थोड़ा टाइम गया तो उतने ही एफर्ट में बहुत सारा रिजल्ट। और आप सब ने एक्सपीरियंस किया ही है, बिकॉज ये हम सबके लाइफ का एक ऐसा सच है। इसीलिए आइंस्टाइन इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, कि उनको भी फिजिक्स सीखने में यही काम आता था कि एक शुरू में बहुत एफर्ट थोड़ा सा नॉलेज, पर जैसे वो सीखते गए वैसे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है उतने ही नॉलेज के लिए। यस, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, सो ए क्या है? ए है, यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? पी क्या है? पी है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूल रकम। मतलब कि ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ है कि आपने कोई बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए हैं। ओके, 1 लाख रुपए रख दिए कोई बैंक में, तो मूल रकम इज 1 लाख रुपये आपने कहीं पे रख दी, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। वो बैंक कैसा बोलता है कि हम हर साल आपको आपके पैसे पे 5% का ब्याज देते हैं। नॉर्मली 2.5% to 3% होता है सेविंग्स अकाउंट में, मान लेते हैं 5% का ब्याज देंगे हर साल। तो ये आर जो है वो है रेट ऑफ रिटर्न, ईयरली रिटर्न। और एन क्या है? ये नीचे जो एन है वो एन बोलता है कि बैंक हर साल कितनी बार वो ब्याज कैलकुलेट करके आपके खाते में डालेगा, हर साल कितनी बार डालेगा। जनरली सारी बैंक्स ये काम करती है क्वार्टरली मतलब क्या? 1/4। हाँ, 1/4 मतलब हर 3 महीने में, एवरी 3 months। तो बैंक जो है वो हर 3 महीने में जनरली आपके खाते में जितना भी पैसा पड़ा होगा उस पर ब्याज ऐड करके डाल देती है। जनरल है, कोई बैंक एनुअल भी करती है, कोई बैंक मंथली भी करती है। मंथली जनरली कोई नहीं करता है, पर कोई बैंक एनुअली भी करती है, कोई बैंक क्वार्टरली करती है। हम मानते हैं कि हर 3 महीने में एक बार
जो भी रकम है उस पर ब्याज ऐड हो जाता है आपके खाते में, जितना भी पड़ा है उस पर ब्याज ऐड हो जाता है। ये होता है जनरली, बहुत सारे सेविंग अकाउंट में होता है, मेरे अकाउंट में ऐसा है। तो एन क्या है? एन बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो हमें बताएगा कि कितनी बार ईयर में, हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर कंपाउंडिंग हैपन्स। कोई कुछ कहना चाहता है? कंपाउंडिंग कितनी बार होगा हर साल में? तो कि 3 महीने में एक बार हो सकता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी उस केस में? अगर हर 3 महीने में एक बार कंपाउंडिंग होता है तो साल में कितनी बार हुआ कंपाउंडिंग? 4 बार। 4 बार। तो उस केस में एन की वैल्यू 4 है। ओके, कि 4 बार, जितनी भी बार ब्याज ऐड होता है बेसिकली वो एन की वैल्यू है। और टी मतलब क्या? कितने साल तक आपने पैसा वहां पे रखा है। सो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल तक आपने वो 1 लाख रुपए बैंक से हिलाए नहीं है, वहीं के वहीं पड़े। ये बेसिक आइडिया है। अब आपको हम थोड़ा सा मैथ्स, ये फॉर्मूला पाइथन में ले जाना कितना मुश्किल है। अच्छा, ए क्या है? ए है अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स, कि टी साल के बाद आपके पास कितना पैसा पड़ा होगा आपके अकाउंट में। शुरुआत आपने 1 लाख से करी थी, पर आपने कुछ साल तक पड़ा रखा है, और वो कितना होगा। तो चलिए जाते हैं पाइथन पे, और यही फॉर्मूला है। ए है फाइनल अमाउंट, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, आर है एनुअल इंटरेस्ट रेट, एन है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, और टी है टाइम इन ईयर्स। चलो, तो अब हम ये सारी चीजें लेंगे इनपुट में। क्या क्या इनपुट में लेंगे? पी है मतलब कितना पैसा आप डालना चाहते हो, आर है कि आपकी बैंक कितना रिटर्न देती है, एन है मतलब आपकी बैंक हर साल में कितनी बार पैसे ऐड करती है, और टी है कितने साल तक आपको पैसा रखना है। ये सब हम इनपुट में लेंगे और बताएंगे यूजर को कि आपको इतना टाइम के बाद कितना पैसा मिलेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। लेट्स ट्राई एंड टेक वैल्यूज ऑफ पी। सो पी इक्वल्स टू, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ पी, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। सो पी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। आप सबको समझ में आया मैंने इंट इनपुट क्यों लिखा? क्यों लिखा मैंने इंट इनपुट? क्योंकि हम लोग जो अमाउंट एंटर करेंगे दैट विल बी इन इंटीजर, सो हाँ, तो अमाउंट will इंटीजर be- होगा। या इट विल बी एक्चुअली स्ट्रिंग बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। इंटीजर, यस। तो वो स्ट्रिंग में है पर वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में। अच्छा, दूसरी चीज मुझे आर डिफाइन करनी है कि आर इक्वल्स टू, इंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली पॉइंट में भी हो सकता है, तो हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। फ्लोट इनपुट एंटर द ईयरली रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग अलग अलग रिटर्न से ट्राई करेंगे, बहुत सारे ईयरली रिटर्न हो सकते हैं। जैसे कि कोई बैंक है 2.5% देती है, कोई 5% देती है, अलग अलग से हम ट्राई करेंगे। एन मतलब अगेन एन है वो इंटीजर में ही होगा, बिकॉज वो बोल रहा है कि हर साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती है। अगर साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होती है तो एन की वैल्यू क्या होगी? अगर साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होती है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। ग्रेट। और टी है वो है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू कीप द मनी इन। मैं आपको टाइम दूंगा ये कोड लिखने के लिए बाद में, पर अभी हम समझते साथ में। अच्छा, जितने साल आप मनी को होल्ड करके रखना चाहते हो उसे फाइनेंशियल टर्म्स में, जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं, कि आप कितने साल तक पैसे को होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो उसे होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो टी हमारे लिए होल्डिंग पीरियड है। ये सब हो गया, तो अब ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है बहुत सिंपल, पी इंटू, ये फॉर्मूला डालना है पाइथन में। अब आप सबको आता है फॉर्मूला डालना, p इंटू 1 प्लस आर बाई एन, यही फॉर्मूला है, आर बाई एन, उसकी पावर में, उसके पावर में है n इंटू टी। ओके, तो उसकी पावर में है एन टी। ओके, ये फॉर्मूला है, इससे मुझे a निकल जाएगा। और फिर मैं बोलूंगा कि प्रिंट, और प्रिंट में क्या बोलूंगा? द अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स इज ए। ओके, द अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स इज ए, ऐसा मैं प्रिंट करवा रहा हूं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा करके टी अलग लिखा, कॉमा करके ए अलग लिखा, ऐसा क्यों किया प्रिंट में? वेरिएबल, वो वेरिएबल है, और ये पार्ट क्या है फिर जो रेड कलर में है? वो स्ट्रिंग है, और उसको हमें अलग करना है। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम था। आप सबको सही लग रहा है प्रोग्राम? कोई प्रॉब्लम लग रहा है प्रोग्राम में? रन कर सकते हैं, राइट? देखते हैं कि क्या होगा। चलो रन करके देखते हैं, और एक सीखने का मौका आएगा हमें। तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं डाल रहा हूँ 1 लाख रुपए मेरी बैंक अकाउंट में, और मुझे मेरी बैंक ईयरली 5% रिटर्न, बहुत अच्छी बैंक है, उनको मेरे दोस्त है वो लोग, और मुझे 5% रिटर्न दे रहे हैं, और हर 3 महीने में एक बार रिटर्न देते हैं, मतलब कि 4 बार साल में कंपाउंडिंग करेंगे वो लोग। और मैं ये पैसा रखूंगा, क्योंकि मैं अभी 28 साल का हूं, तो मैं ये पैसा रखूंगा और 30 साल, क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट अमाउंट होगा, तो मैं 30 साल तक ये पैसा रखूंगा बैंक।
और ये 30 साल तक पैसा रखने के बाद जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो पाइथन देखो ये लाइन तक पहुंच गया। आप यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा कर्सर दिखेगा आपको जो कि ग्रीन कलर का है, दिख रहा है यहाँ पे टी के आगे ग्रीन Yes. कलर का छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है टी के आगे। वो क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, प्रोग्राम बोल रहा है मैं यहाँ पे पहुंचा, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएगा वो हमें देगा कुछ सीखने का मौका। तो मैं देता हूँ एंटर और उसने दिया मुझे सीखने का मौका। सीखने का मौका है टाइप एरर। ये बहुत नए टाइप की एरर है जो आपको बहुत आएगी अभी। टाइप एरर में बोल रहे हैं इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ऐसा बोल रहे वो। पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है ये टाइप एरर में? प्रॉब्लम ये है कि हमने लिखा है p इंटू 1 प्लस आर एन। क्या हमने लिखा है p इंटू 1 प्लस आर बाई एन इंटू मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन कहाँ किया हमने? p इंटू, राइट, ऐसे ही लिखते हैं हम नॉर्मली p और ब्रैकेट में स्टार आएगा। हाँ, तो ये जब तक हम पाइथन को बोलते नहीं है कि मल्टीप्लाई करना है भैया, तो उसके लिए हमें स्टार यूज करना। नॉर्मली हम बुक में लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, राइट, पर पाइथन के लिए वो नहीं समझता है, तो उसको जहां जहां मल्टीप्लिकेशन करवाना है वहां वहां स्टार डालना पड़ेगा। तो p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाई एन, और एक जगह पे है जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं पर हमें nt, तो यहाँ भी एक मल्टीप्लिकेशन डालना पड़ेगा। और ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे हम नॉर्मल जीवन में स्टार नहीं डालते। तो ये भूल आपसे बार बार होगी, और कोई बात नहीं, बार बार ये सीखने का मौका आएगा। तो जब भी टाइप एरर आती है तो क्या लाल लाइट जलेगी दिमाग में? टाइप एरर आती है तो कौन सी लाल लाइट, लाल बत्ती कौन सी जलानी है? होगा हमारा एरर। हाँ, कोई ना कोई सिंबल छूट गया है लिखना, ओके, तो वो सिंबल डालना है। ओके, तो अब जैसे ही मैं ये कोड को वापस रन करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपीज, यस, और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5%, सिर्फ 5% है, हर साल में सिर्फ 5% बढ़ेगा, और मैं 4 बार मेरी बैंक बढ़ाएगी साल में, और मैं वो पैसा 30 साल तक रखूंगा अपनी बैंक में, और मुझे कितना मिलेगा 30 साल के बाद वो अमाउंट होगा। सी, जस्ट सी, हाँ, मैं शायद आप इसको देख पाते। ओके, जस्ट एक सेकेंड, आई थिंक एक और ब्रेक की जरूरत है यहाँ पे। अब हम रन करें तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, हाँ 1 लाख, एक और ब्रैकेट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ये जो पावर थी पाइथन समझ रहा था वो पावर पूरे आगे वाले मल्टीप्लिकेशन पे है, इसलिए एक और ब्रैकेट में डाल दिया कि बोलने के लिए कि भाई पावर सिर्फ ये 1 प्लस आर बाई एन पे ही है। 1 लाख रुपए, ईयरली रिटर्न है 5%, कंपाउंडिंग 4 बार हो रहा है, और 30 साल तक पैसे रखे हैं। ओ, पैसे 30 साल के बाद कितने हुए? जस्ट आप देखो एक बार, ये नंबर देखो 1 लाख की जगह पे क्या है। नंबर है 1.82 e प्लस 47। ये e प्लस 47 क्या है? 10 के पीछे 1 के पीछे 47 जीरोज, 1 के पीछे 47 जीरोज, हाँ 1 2 जीरोज नहीं, 47 जीरो। 7 जीरो पे क्या हो जाता है? 1 के पीछे जब 7 जीरो आ जाते हैं तो करोड़, 1 करोड़ हो जाता है। करोड़ 47 जीरोस की बात कर रहे हैं, तो आप बस 1 लाख रुपए 5% ईयरली रिटर्न आता हो ऐसी जगह पे, और 4 बार साल में चेक होता हो रिटर्न, वैसी जगह पे अगर डाल देंगे, ओके, तो इतने पैसे मिलेंगे। पर इसमें मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ओके, और वो गड़बड़ क्या है? तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इस फॉर्मूला में डालना 5% में नहीं होता है, डेसिमल्स में डालना होता है, वरना इतने पैसे तो 30 साल में सब लोग कमा लेते 1 लाख रुपए हाथ डाल के। तो हम लोग वापस जाते हैं और हम जो आर है रेट ऑफ रिटर्न उसको डेसिमल में डालते हैं, चेक करते हैं। ये सारी मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे। ईयरली रेट ऑफ रिटर्न 5%, 4 बार कंपाउंडिंग, और अच्छा ईयरली रिटर्न उन्होंने वापस गलत लिखा 0.05, ओके, तो 1 लाख 0.05 और 4 बार कंपाउंडिंग होगी, और 30 साल तक मैं पैसे रखूंगा, तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे 30 साल के बाद? 4,44,021 रुपीज, 1 लाख के 4,44,000। अब ये 21 दिन में पैसा डबल नहीं है, राइट, 30 साल में 4 गुना पैसा है, या 4.5 गुना पैसा जो आपको मिलता है। ये 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है, और दुनिया में कहीं भी 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चल रही है तो वो राजू श्याम जैसा ही होगा हमारे साथ। क्योंकि सोचो, अगर आपको 21 दिन में पैसा डबल करना है, ये फॉर्मूला में डाल के कभी खेलना इसके साथ कि ए का वैल्यू आपको डबल चाहिए, पी से डबल चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, और वो भी 21 दिन में सिर्फ 21। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? बहुत खतरनाक रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का, पैसा कंपाउंडिंग से ही बढ़ता है, और 30 साल में 1 लाख के 4 लाख होंगे। अब आपको ये छोटा अमाउंट लग रहा है, सिर्फ 4 ही लाख, पर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि आपने 1 लाख लगाए थे तो आपको 4 लाख मिले हैं, आप 1 करोड़ लगाते तो 4 करोड़ मिलते 30 साल के बाद, और ये छोटी रकम नहीं है।
ये ग्रोथ जो है वो छोटा नहीं है। और यहीं पे अगर मैं 30 साल की जगह बाकी सब कुछ सेम रखूं और 30 साल की जगह सिर्फ 40 साल कर दूं, मैं 40 साल तक रखता हूं, जब तक मैं 68 का नहीं हो जाता तब तक मैं 1 लाख रखूंगा। 0.05 नंबर ऑफ टाइम्स 4 टाइम्स कंपाउंडेड, 40 साल तक अगर मैं पैसा रखूंगा तो वही पैसा 7,30,000 रुपए हो जाएगा, सेम पैसा। तो आप सोच रहे हो पहले 30 साल में वो सिर्फ 4 गुना ही हुआ, पर बाद के सिर्फ 10 साल में वो पैसा और 3 गुना हो गया, मतलब टोटल 7 गुना हो गया। आर यू एबल टू सी दिस ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? ये इसकी खूबी है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जिनको समझ आ जाती है वो बहुत बुरी तरह से नहीं फंसते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, और जिनको समझ नहीं आती वो बुरी तरह से फंसते हैं। और हम देखेंगे कैसे थोड़ी देर में। क्या आप सब सेम पेज पे है ये फॉर्मूला को लेकर और उसकी समझ को लेकर? यस। तो आप अब ये कोड ट्राई करिए और ये कोड में नंबर्स चेंज करके आपको कितने अभी देने हैं, सच में देने हैं अपनी बैंक में। जनरली रेट ऑफ रिटर्न 2% होता है, 2.3%, 4% मैक्सिमम। तो भी 5% रख के ट्राई कर लो एक बार। कोई एफडी का 7% होता है वैसे तो। आज हमने फिक्स डिपॉजिट जो होती है उसमें 7% या 8% रिटर्न होता है। तो आप एफडी में ट्राई करो कि 1 लाख, आज आपने 1 लाख की एफडी करी, जो हमारे पेरेंट्स एफडी ही करते थे, वही उनका सबसे अच्छा जरिया होता था पैसे कमाने का। तो 1 लाख रुपए की एफडी करी और 8% से रिटर्न आया, मतलब 0.08 यहाँ पे रखा। और एफडी का कंपाउंडिंग कितनी बार होता है मुझे गूगल करना पड़ेगा। मान लो कि एफडी का कंपाउंडिंग साल में 1 ही बार होता है, तो भी कितना पैसा मिलेगा देखो। 1 लाख का कितना होगा, मैं एक बार देखता हूँ गूगल करके एफडी का कंपाउंडिंग कितनी बार होता है। कैन वी राइट द कोड फर्स्ट? हाँ जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार एफडी का कंपाउंडिंग, पर ईयर ही है, पर ईयर 1 ही बार। तो कोड आप लिख लो। आपको प्रॉब्लम पता है तो आप कोड ये फॉर्मूला में डाल के लिख सकते। तो दिस इज अ स्क्रीन। और अगर आप आलसी है तो आप पूरा कोड लिखने की जगह मेरी क्लास वर्क की जो फाइल है जो कि गूगल क्लासरूम में है, वहां जाके ये कोड कॉपी करके अपने सेल में पेस्ट भी। आई वाज डूइंग दैट सेम थिंग। ग्रेट सूची, डन। हाँ कितने लोग और हो गया? क्वेरी आ रही है। हाँ बताओ। हाँ शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ एक ही सेकंड। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके हाँ यस दिख रहा है। तो आई फील कि ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो आई थिंक देयर इज एन एरर। हाँ पर रेट ऑफ रिटर्न आपने 5 लिखा है, राइट? हाँ हाँ वो होना चाहिए 0.05 इन फ्रैक्शन। ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके और किसका हो गया है? किसका हो गया है? जिनको नहीं हो रहा है यू कैन आस्क मी। डन। सर लास्ट में कौन सा आ रहा है प्रिंट में? प्रिंट में हमने अमाउंट प्रिंट करवाया है कि कितना अमाउंट होगा कितने साल के बाद। बेसिकली ये क्वेश्चन से हम 2 चीजें सीखना चाहते हैं। एक तो अबाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, करेक्ट, पर दूसरा हम पाइथन में इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। कोई भी इक्वेशन हो अभी दुनिया का कोई भी, आप ऐसे ही लिख सकते हो उसको, कुछ नया नहीं करना है। तो आपको एरिया का इक्वेशन लिखना है, सर्कल के एरिया का, तो भी ऐसे ही लिख सकते हो। सब इक्वेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं दुनिया के कोई भी। सर एरर आ रहा है सर, एरर आ रहा है मुझे। सर म्यूट है, माइक इज म्यूट। ओके ओके ओके, ब्रेकेट पूरो નથી થયો તમારો પહેલી લાઈનમાં। ઇન્ટ ઇનપુટ છેલ્લે 2 બ્રેકેટ પૂરા કરવા પડશે ને, 2 ખોલ્યા છે તમે બ્રેકેટ, તો 2 પૂરા કરવા પડશે। 1 મિનિટ, 2 થઈ ગયા તો મને એકવાર ફરીથી વંચાવો। ઇનપુટ લખ્યું છે, ઇનપુટ ની બદલે। ओके एनीवन एल्स? डन सब लोग? ओके ग्रेट। तो अभी हमें समझ में आ गया कि भाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या मजेदार चीज है या क्या बला है। जिनको ये समझ में नहीं आया ना वो बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। कुछ लोग, जैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे पैसे देते हैं, मतलब हमारे पुराने ज़माने में जो ज़मींदार बोलते थे हम जिनको, या ऐसे लोग वो पैसे देने का ही काम करते हैं, वो फुल टाइम, क्या बोलते हैं उनको, शेठ जिनको बोलते हैं हम, वो पैसे देने का ही काम करते हैं फुल टाइम। और वो क्या करते हैं, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पैसे देते हैं आपको। और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपने मान लो उनसे 1 लाख रुपए लिए, अब हम लेने की बात कर रहे हैं, ये सेम ही अमाउंट है, 1 लाख रुपए लिए, उन्होंने आपको 5% पे दिए और बोला 5 साल बाद देना वापस। ओके सेम प्रॉब्लम। तो अब आपको कितने वापस देने पड़ेंगे? और जनरली वो 5% पे नहीं देते, वो 20-22% पे होता है। ओके तो 1 लाख रुपए आपने लिए उनसे, मान लो किसी से भी लिए जो पैसे देते हैं ऐसे, और वो बोलते हैं कि मैं 24% रिटर्न लूंगा। ये नॉर्मल रिटर्न है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 22-23% रिटर्न लेते हैं ऐसे जो वन टाइम देते हैं कोई। तो 24% रिटर्न लूंगा तो 0.24 ईयरली रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट वो बोलते हैं कि मैं साल में हर महीने चढ़ाऊंगा, वो जनरली ऐसा होता है कि हर महीने चढ़ता है, तो साल में 12 बार इंटरेस्ट चढ़ता है। और आप
बस 5 साल बाद पैसे दे देना, जो भी है वो, बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, 5 साल बाद पैसे दे देना जो भी बचे वो। तो आपने 5 साल बाद अगर उनको देने हैं तो आपको 1 लाख के बदले देने पड़ेंगे 3,28,000 रुपए 5 साल बाद। जितने आपने लिए उससे 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और यही आपने किसी को दिए हैं तो आपको इतने ज्यादा मिलेंगे। आपको बस गुंडा होना पड़ेगा, पैसे निकलवाने पड़ेंगे, ये एक रिक्वायरमेंट है इसका बस, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू बी गुंडा बस। तो ये काम जो होता है ये बहुत होता है, और लोग इसमें फंसते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। जिनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझ नहीं आता है उस टाइम पे, लेने के टाइम पे लगता है क्या ही है, ठीक है दे देंगे, और फिर इतना सारा पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए हम जाते हैं ईएमआई पे। ये बहुत सिंपल सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं, बड़े छोटों में इस बात की, आजकल की जेनजी और बड़े लोगों में इस बात की बहुत चर्चा भी होती है। जेनजी बोलते हैं कि हमें घर का घर नहीं लेना है, ओके, जेनजीज आर डिफरेंट पीपल। और बड़े लोग बोलते हैं भाई घर का घर ले लो, रेंट ही तो दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, उतने पैसे में ईएमआई भर दोगे। ये बहुत सिंपल सा एक डाइकोटोमी बोलते हैं इसको, ऐसा दोनों के बीच में समस्या चलती रहती। बड़े लोग बोलते हैं अरे रेंट दे रहे हो उसकी जगह घर का घर ले लो, और जेनजी बोलते नहीं भाई हमें घर का घर लेना ही नहीं है अभी। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि घर का रेंट कितना होता है और घर का लोन लिया तो ईएमआई कितना होता है। ओके, दोनों का कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा छोटा सा, और फिर हम देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी पे बाद में अप्रिसिएशन वगैरह की बात बाद में करेंगे, पर एक बात छोटा सा कंपैरिजन करते कि होम लोन में ईएमआई कितना होता है। तो चलो, होम लोन ये ईएमआई का फॉर्मूला है। अच्छा, इसको भी डिराइव करना है तो हम लेक्चर के बाद बैठ के डिराइव कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है डिराइव करना। ये भी वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। पर ईएमआई का फॉर्मूला ये है पी इंटू पी, मतलब जितने रकम की लोन आपने ली है वो, पी इंटू आर। आर है मंथली इंटरेस्ट रेट। ओके, अब इस बार मंथली इंटरेस्ट रेट हो चुका है क्योंकि ईएमआई मतलब ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि हर महीने आपको इतने पैसे देने हैं, तो इंटरेस्ट भी हर महीने चढ़ता है। तो मंथली इंटरेस्ट रेट आर है। एन मतलब आप कितने महीने तक का लोन लेते हो, ये एन है। ओके, तो जनरली लोग 30 साल का या 20 साल का लोन लेते हैं। 20 साल का अगर लोन लेते हैं तो कितने महीने का लोन हुआ वो हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला को हम डालते हैं। चलो, तो वापस कुछ चीजें इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से कि कितना लोन लेना है, क्या है वो है सब। तो लेट्स जस्ट चेक। ये पी है, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट या एंटर द लोन अमाउंट। इस बार ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा लोन अमाउंट, कितने लाख रुपए का लोन लिया आपने। आर मतलब एंटर द मंथली इंटरेस्ट रेट। पर अगर मैं ईयरली ही ले लूं, क्योंकि हमें सब जगह ईयरली ही देते हैं, जहाँ पे लिखा होता है वो ईयरली होता है आर, तो उसको मैं ईयरली इंटरेस्ट नाम दे देता हूँ। ये ईयरली इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल है जो ईयरली इंटरेस्ट रेट देता है। मुझे अगर आर चाहिए ईयरली इंटरेस्ट रेट में से, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ईयरली इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12। ये मंथली इंटरेस्ट बन गया, मेरा आर आ गया मेरे पास, जो आर मुझे चाहिए इस फॉर्मूला के लिए। ओके, मंथली इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12। एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स है इस बार इस फॉर्मूला में, तो हम एन इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स लिखते हैं। पर हमें मंथ्स डायरेक्टली नहीं पता होते, हम 20 साल का लोन लेते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज, तो इसको मैं डालता हूं एक नए वेरिएबल में, ईयर्स नाम के वेरिएबल में, और इससे मैं एन निकालूंगा बाद में। क्या करके, ईयर्स को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एन मिलेगा, ईयर्स 12 से। तो मैंने एन निकाल लिया, मैंने आर निकाल लिया, मैंने पी निकाल लिया। अब ईएमआई का सिंपल फॉर्मूला है ईएमआई इक्वल्स टू पी इंटू, ये फॉर्मूला है ऊपर, आर 1 प्लस आर रेज टू एन, तो ब्रैकेट खुलेगा, उसमें आर आएगा, आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू के लिए डबल स्टार एन। ओके, आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। ये पूरे के डिवीजन में है 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1, तो एक ब्रैकेट खोलते हैं, और 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1, ये ब्रैकेट पूरा किया और ये ब्रैकेट भी पूरा किया, तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। ब्रैकेट्स आप एक बार देख लेना कि जो चीज पूरी न्यूमरेटर में है वो पूरा एक ब्रैकेट में आती है कि नहीं। ये अच्छी फॉर्मूला अच्छे से लिखने की एक स्टाइल है कि न्यूमरेटर को पूरा एक ब्रैकेट में डालो, उसके अंदर जो भी ब्रैकेट है उसको भी ब्रैकेट सही है, ठीक है, को दे दो। न्यूमरेटर को एक ब्रैकेट में डालो और डिनोमिनेटर को भी, जो नीचे है छेद जे छे એને પણ એક જ બ્રેકેટમાં નાખો। ओके, सो दिस इज हाउ माय ईएमआई विल बी कैलकुलेटेड एंड नाउ आई विल बी प्रिंटिंग कि इतने साल बाद। यस, वहाँ पे 1 प्लस आर रेज टू एन है, 1 प्लस आर रेज टू एन है। हाँ, दोनों जगह तो वही है। वहाँ पे ब्रैकेट आएंगे, और हाँ, वो नहीं डालेंगे तो चलेगा, बिकॉज वो पेमडास की वजह से कि वो ब्रैकेट पहले इवेल्युएट करेगा, बाद में एक्सपोनेंट वैसे भी इवेल्युएट वही करेगा।
और सब्सट्रैक्शन लास्ट में इवेल्युएट करेगा, तो ये एक्सपोनेंट पहले इवेल्युएट न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में भी ऑटोमेटिक पहले ये एक्सपोनेंट इवेल्युएट होगा, ये मल्टीप्लिकेशन से पहले नेचुरली वो होगा, पर अगर डालना है सेफ साइड के लिए तो डाल सकते, पर नेचुरली वो पहले इवेल्युएट होगा ऐसा। पर सेफ साइड के लिए बेटर है कि हम सबको जो ब्रैकेट जितने ज्यादा यूज कर पाए उतने करें ताकि इक्वेशन अच्छा दिखे। तो अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, हमने इस बार ईयर्स नाम रखा है उस वेरिएबल का, तो ईयर्स नहीं, द EMI अमाउंट इज, सिर्फ हमें EMI ही निकालना है, तो द EMI अमाउंट इज EMI। अच्छा चलिए, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एरिया, जैसे कौन सा एरिया की बात करेंगे? अहमदाबाद में किसी को पता है कि घर का रेंट कितना चल रहा है उस एरिया में, और घर का प्राइस कितना चल रहा है उस एरिया में? ऐसा कोई एरिया पता है आपको? गोदरेज गार्डन सिटी। हाँ, गोदरेज गार्डन सिटी। रेंट क्या चल रहा है, कुछ पता है उधर? 12,000 से 15,000। इतना ही है रेंट गोदरेज गार्डन सिटी में? 1 BHK। 1 BHK का 12 से 15,000, और घर का खरीदना है तो 1 BHK? उसका आइडिया नहीं है ज्यादा। ओके, तो किसी एरिया में जहां आपको पता हो, दोनों कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर्स एटलीस्ट पता हो, कोई भी। अहमदाबाद में, मणिनगर में 3 BHK is around 21,000 to 22,000 rent। हाँ, 21 to 22,000, 22,000 तक का रेंट है। ओके, और घर लेना है तो? अगर ओन करना हो तो आई गेस 55 to 63। 1 करोड़ तो होना चाहिए वैसे। चलो 60 मानते हैं। मणिनगर में बहुत कम है 3 BHK का 60, पर चलो फिर भी 60 मानते हैं। और 60 में हमारी एज का जो यंगस्टर है, 20-25 की एज का इंसान है, उसके पास 60 लाख तो होंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो 10 लाख अपनी सेविंग में से जुगाड़ेंगे, 15 लाख भी जुगाड़ेंगे, या 20 लाख जुगाड़ लिए, चलो कुछ भी करके, बाकी के 40 लाख की वो इंसान लोन लेता है। वो इंसान 40 लाख रुपए की लोन लेता है, तो लोन अमाउंट है 40 लाख। ईयरली रेट ऑफ रिटर्न होम लोन पे जनरली 8 से 12% होता है। सबसे कम ईयरली रिटर्न मानते हैं 8%, सिर्फ 8% लोन पे रिटर्न देना है हमें। और कितने साल तक की लोन ली? अब 40 लाख की लोन है तो 30 साल तक की तो लोन ली वो इंसान ने, बेचारे ने, 30 साल में मैं 40 लाख रुपए दे दूंगा कुछ भी करके। तो 30 साल की उस इंसान ने लोन ली, तो हर महीने का EMI आया कितना? अच्छा, वापस ईयरली रेट ऑफ रिटर्न लिखने में गड़बड़, 0.08 लिखते। 40 लाख का लोन, 0.08 ईयरली रिटर्न, और नंबर ऑफ ईयर्स है 30 साल, तो वो इंसान को हर महीने देने हैं 30,000 रुपए वो EMI में। ओके, और अगर आप 30 साल तक हर महीने के 30,000 ऐड करते जाओ तो आपको पता चलेगा आपने कितने दिए हैं 40 लाख के बदले। वो चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं कि टोटल पेड, कितना अमाउंट पेड किया, तो नया वेरिएबल बनाते हैं कि EMI इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 12 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो भी ईयर्स नाम का वेरिएबल था वो, तो कितने पेड किए, और हमें इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट द अमाउंट पेड इज पेड, जो भी अमाउंट मैंने पे किया वो ये है। फिर से वही सेम प्रॉब्लम, 40 लाख की लोन ली है मैंने, और मैं ईयरली रेट ऑफ रिटर्न है 0.08, ईयरली जो मुझे देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली, इसमें रिटर्न रेट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट होता है। नंबर ऑफ ईयर्स है 30, और EMI अमाउंट है 30,000 रुपए, और आपने कितने उनको पे करे, ये नंबर बहुत मजेदार है। आपने 40 लाख की लोन ली थी और 30 साल में आपने उनको कितने पे करे? आपने उनको पे करे हैं 1,05,00,000 रुपए। सॉरी 1 करोड़, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1,05,66,000 रुपए। 40 लाख की लोन में 1 करोड़ आपने दिए उनको। अब जेनजी यहाँ पे ये बोलते हैं, जो जेनजी है वो ये बोलते हैं कि भाई मैं 22,000 का मैं घर लूंगा तो मुझे 22,000 का मिलेगा। हमने बहुत सेफ साइड बोला है, 60 लाख रुपए घर की कीमत, इतनी कम होती नहीं है मणिनगर में, पर सेफ साइड 60 लाख रुपए कीमत है, 40 लाख का लोन लिया 30 साल के लिए। जेंसी बोलता है कि मुझे 22,000 में घर रेंट पे मिल जाता है, तो 7,000 बचे, क्योंकि EMI जा रहा है 29,000 और 22,000 में घर मिल जाता है, तो जो 7,000 बचे उसको मैं डालूंगा SIP में। ओके, तो एक और कोड हम लिखेंगे SIP का थोड़ी देर में। हर महीने में 7,000 डालूंगा SIP में 30 साल तक। ओके, और मैं भाड़े के घर में ही रहूंगा 30 साल। तो हो सकता है मुझे सैलरी बढ़े, वैसे मुझे थोड़ा अच्छा घर चाहिए, मैं किसी और घर में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, पर वो 7,000 में हर महीने जो बच रहे उसको मैं भाड़े में SIP में डालूंगा, सेम अमाउंट हर साल SIP में। तो जो मुझे बाकी के 60 लाख देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, 65 लाख एक्स्ट्रा देने पड़, सी दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। हाँ, 40 लाख की बजाय आपको 65 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। वो देने की बजाय मैं क्या करूंगा,
मैं ये 7-7 हजार सेव करूंगा और फिर 30 साल बाद देखूंगा मेरे पास कितने रुपए हैं, फिर एक साथ घर लेना है तो ले लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो बुढ़ापे में उस टाइम पे घर लेने की तो ले लूंगा। ये जेनजी की थिंकिंग है, ओके, क्योंकि वो नंबर्स में सोचते हैं ऐसा। तो ये जेनजी लोग हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना बहुत सिंपल है कि भाई 7,000 और है, ठीक है दे दो, फिर घर पे भी कुछ पैसा मिलेगा ना, बेचोगे तो उसकी भी कुछ रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। घर की प्राइस का रेट ऑफ इंक्रीमेंट पर ईयर 1 या 2% ही है, पर आप जब एसआईपी में कुछ चीजें डालते हैं, पैसे डालते हैं, तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न है 12% के आसपास ऑन एन एवरेज, लॉन्ग टर्म में 30 साल में 12% के आसपास। तो अब हम जाते हैं एसआईपी की ओर। उससे पहले आप लोग ये कोड लिख के इसके साथ खेलिए थोड़ा, जस्ट अंडरस्टैंड कि ईएमआई कितना खतरनाक है घर की लोन लेने में, ओके। और नहीं भी है तो नहीं है, मतलब आपके लिए वो आंसर ढूंढिए। मेरे लिए, मुझे ये जब दिखा था तो मुझे 65 लाख एक्स्ट्रा देने पड़े, बहुत खतरनाक लगता है मेरे लिए, बहुत खतरनाक है ये, ओके। आपके लिए क्या है वो आप आंसर ढूंढिए खेल के। तो दिस इज द कोड, राइट। बेटर है कि आप, मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में, आप वहीं से कॉपी करके जो भी थोड़ा बहुत बदलना है वो बदल लीजिए, तो थोड़ा जल्दी काम करें। जस्ट ट्राई एंड हैव द फीलिंग, हाँ ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कि वो नंबर की हमें फीलिंग पता हो कि हम 40 लाख का लोन तो ले रहे हैं पर हम उनको 1,05,00,000 रुपए दे रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब 40 लाख की और एक लोन भी दी हमने एक्स्ट्रा, और ऊपर कुछ और दिया। और ये भी चेक करिए कि मैंने 30 साल में लोन पे करने की बात करी थी, अगर आप उसको कम करके 10 साल या ऐसा कुछ कर देते हैं तो कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। दीज थिंग्स यू प्ले अराउंड विथ, ये प्रोग्राम बहुत જરૂરી है। સર મારામાં એવો પ્રોબ્લેમ આવે છે બંનેમાં, આગળવાળા કોડમાં બી આ વાળા કોડમાં બી, કે int object is not callable, same टाइप code। एरर, टाइप एरर, यस, हाँ। तो टाइप एरर जब भी आएगा तो हमें क्या सोचना है, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે? हाँ कहीं पे मिसिंग है कि नहीं देख लो। સર સેમ લખ્યું છે તમે જે અત્યારે કોડ शेयर આપ્યો करी सके स्क्रीन। यस। हाँ अब मुझे नाम याद आया, सॉरी मुझे नाम याद आया। पी पी ने गुजराती में थापण कहवाय, थापण। दिस इज अ नेम, एक्चुअली द नेम आई लर्नड इन माय चाइल्डहुड, मूड थापण। ओके, इंट इनपुट एंटर द लोन अमाउंट, ओके। और उसमें क्या एरर आ रहा है, एक मिनट, हाँ मुझे देखने दो ऊपर। ओके यस यस यस, प्रॉब्लम मिल गया मुझे। एक बार कोड रन करो वापस, राइट सम नंबर्स, हाँ एंटर। टाइप एरर सेकेंड लाइन में है, एक मिनट, ऊपर ब्रैकेट दोनों क्लोज हुए हैं, हो गए हैं। सेकेंड लाइन में एरर है, फ्लोट इनपुट एंटर। थोड़ा नीचे में एरर पढ़ सकता हूँ, क्या लिखा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, ऊपर ऊपर वापस इंट इनपुट। ऊपर वाले कोड में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार जाके ओके प्रिंसिपल अमाउंट डालते हैं, ये डालते हैं, और तीसरा डालने के बाद चौथे में प्रॉब्लम आता है, राइट। પછી મેં ફર્સ્ટમાં છે ને ત્યારે ઇન્ટ કાઢી દીધું હતું, સેકન્ડમાં હા. ફ્લોટ કર્યું હતું તો એ રન કરતું હતું, થર્ડમાં ફરીથી મેં ઇન્ટ રાખ્યું તો ફરીથી થર્ડમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો। ઓકે, ઇન્ટ સાથે પ્રોબ્લેમ છે એમ ને ટૂંકમાં। યસ, आई हैव टू फिगर इट आउट। एक बार પેલું ડિસ્કનેક્ટ કરીને કનેક્ટ કરી જાઓ, રન ટાઈમ, યસ। હવે એક વાર રીકનેક્ટ કરી જાઓ ત્યાંથી, એન્ડ રન વન મોર ટાઈમ। સમ 0.23 થઈ ગયું ને? યસ સર, હવે યસ, આ થોડું ઘણું આનું કોલેબનું ક્યારેક ક્યારેક આવું થાય છે, એટલે નોર્મલ છે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। મારી પણ સેમ પ્રોબ્લેમ હતી, એવું કરીને તો થઈ ગયું। हाँ बस ये क्यारेक कोलेब नो प्रॉब्लम હોય છે। ये व्हाट हैपेंस इज, कोलेब में कोई एक कंप्यूटर है जिसको 5-7 लोग यूज कर रहे हैं। अब उसमें से किसी ने अगर वहाँ पे इंट फंक्शन निकाल दिया अंदर जाके, तो वो सिस्टम थोड़ा मना कर देता है हमें कि नहीं है भाई। ओके, हाउ मेनी आर रिमेनिंग, सबने एक बार फील किया कि कंपाउंडिंग कितना खतरनाक चीज है। यस, तो अभी हम जाते हैं एसआईपी की ओर। जो 7,000 बचे थे उसकी एसआईपी करते हैं, और एसआईपी का फॉर्मूला ये है, ए इक्वल टू, ए मतलब कितना पैसा मिलेगा उतने साल बाद, पी मतलब हर महीने की एसआईपी इनटू 1 प्लस आर बाई एन, जहाँ पे आर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, हर साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, ओके। और एन, सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिखा है कॉपी पेस्ट किया, ये गलत है, ये गलत है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी से, ये गलत है। हाँ, तो आर है वो ईयरली इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली एसआईपीज में लंबे टाइम पे, छोटे टाइम पे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पर लंबे टाइम पे अगर देखा जाए, आप गूगल में देखो तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में 15% या 12% का रिटर्न मिलता है लंबे टर्म पे, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है तो। इक्विटी म्यूचुअल फंड नाम का एक कोटा होता है म्यूचुअल फंड में, उसमें नॉर्मली 12 से 15% मिलता है। एन इज कितनी बार कंपाउंडिंग होता है,
तो इसमें कंपाउंडिंग होता है हर 3 महीने में एक बार, मतलब साल में 4 बार, या कई म्यूचुअल फंड्स में होता है साल में एक ही बार। तो या तो साल में 4 बार या एक ही बार। ईएमआई में कंपाउंडिंग कितनी बार होता था? ईएमआई में कंपाउंडिंग कितनी बार होता था? Every month. एवरी मंथ, क्योंकि इसको ईएमआई इसीलिए मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं कि हर महीने कंपाउंडिंग, मतलब आपको पैसे देने हैं तो हर महीने ब्याज दो, और अगर आपको पैसे चाहिए जो एसआईपी से मिलते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में एक ही बार ऐड होगा ब्याज, ओके, या फिर हर साल में एक ही बार ब्याज ऐड होगा। तो वो ठीक है अभी के लिए। लेट्स राइट द सिमिलर कोड फॉर एसआईपी। हम लोग इस बार 7,000 जो बचा है वहां पे डालेंगे। एंटर द एसआईपी अमाउंट। ईयरली इंटरेस्ट कितना है वो डाला, आर है वो ईयरली इंटरेस्ट ही है, तो मैं इसको ईयरली इंटरेस्ट बोल देता हूँ यहाँ पे। आर इज ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे एन की ज़रूरत है, वापस ऊपर जाके एन लाना पड़ेगा, एन और टी, कितने टाइम तक होल्ड करना है पैसा, और ये दोनों, तो एन और टी दोनों की ज़रूरत है, दोनों को हम लेके आ गए। और फॉर्मूला है इसका ए या अमाउंट जो बचा है, ए मतलब अमाउंट, इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन रेज टू, ये आर नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस आर बाई एन रेज टू एन टी। अब मैं ऐसे ही एन टी लिखने की आदत है मेरी, तो मैं एन टी लिखूंगा फिर मुझे एरर देगा, इसलिए एन मल्टीप्लाइड बाई टी करना पड़ेगा। 1 प्लस आर बाई एन एन टी, और ब्रैकेट डिवीजन में नीचे सॉरी आर बाई एन टी -1, तो ये पूरा टर्म है -1, और ये ब्रैकेट को हम एक नया ब्रैकेट बना देंगे -1। आप सब फॉर्मूलाज लिखने की आदत धीरे धीरे डाल देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है ये। डिवाइड बाई आर बाई एन, ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि द अमाउंट इज, जो फाइनल अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर, अभी के लिए मैं वो आलस का चालू रखता हूँ। हम एक बार और कुछ सीखेंगे जिसमें ये ब्रेक इन्वर्टेड कॉमास भी बार बार नहीं करने पड़ेंगे। अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स इज अमाउंट, एक ब्रैकेट का एरर में, हाँ ब्रैकेट का एरर था, यस। और मैंने कितने पे करे, तो मैंने कितने पे करे हैं, तो मैंने जितना भी एसआईपी किया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके उसको ईयर से मल्टीप्लाई करे, तो उतने मैंने पे करे हैं, मुझे कितना मिलेगा वो अमाउंट में आएगा, और मैंने कितने पे करे हैं वो भी आएगा, दोनों इसी कोड में आएगा। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, मैं 7,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, जो 7,000 मेरे बचे थे, ओके, और एसआईपी पे रिटर्न मिल रहा है। सर ईयर्स नहीं डिफाइन किया हुआ। ओके यस, ईयर्स नहीं डिफाइन किया है, उसकी जगह टी डिफाइन किया है, राइट। हमने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को टी बोला है, तो मुझे फिर से रन करना होगा, यस थैंक यू। 7,000 की एसआईपी है, और ईयरली रेट ऑफ रिटर्न है सिर्फ 12%, और नंबर ऑफ टाइम्स 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ एसआईपी में होता है, 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। और मुझे ये पैसे 30 साल जितनी मेरी लोन थी उतने टाइम तक रखने हैं, तो मेरे पास कितने पैसे होंगे 30 साल बाद? मेरे पास पैसे होंगे 78,65,000, और मैंने पे कितने करे हैं? 25,20,000, सिर्फ 25 लाख पे करे हैं एसआईपी में, और 78 लाख होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुने पैसे होंगे मेरे पास 30 साल बाद। और ये पैसे जो मैंने वहां पे लोन ना लेकर रेंट पे जीवन गुजार कर बचाए हैं, वो ये है 30 साल बाद 78 lakhs, ओके। तो अब जेनजी ये जनरली क्लेम करते हैं, सी मेरा काम बस ये है कि जेनजी और दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, पर जेनजी ये क्लेम करते हैं नंबर्स के साथ कि मेरे पास जो बच रहे हैं 7,000 रुपए रेंट पे रह के, उसको मैं सेव कर रहा हूँ और सेव कर रही हूँ, और वो सेव करते करते मेरे पास 30 साल बाद इतने पैसे हैं जो ऑलमोस्ट 3 गुने हैं, और मैं लोन देता तो मैं इतने ही पैसे ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता, उसकी जगह मेरे पास इतने ही पैसे बच रहे, एक्स्ट्रा आ रहे हैं उतने ही टाइम में। तो एक तो पैसे आ रहे उसका फायदा है, ऊपर से मुझे एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ रहे उसका फायदा है, तो मैं क्यों खुद का घर लूं? ये जेनजी की आर्ग्यूमेंट होती है। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इसमें, ऑफ कोर्स ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कुछ अलग, बट बेसिक है कि हम ये फॉर्मूला से सीखे कि एसआईपी या फिर एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, ये मैं कोई म्यूचुअल फंड का प्रमोटर नहीं हूँ, पर किसी भी जगह पे बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हम कहते हैं, वो सेम ही है, मतलब जेनजी में पता नहीं के बीच में आता हूँ, पर वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं या जेनजी कहते हैं, वो सेम सही चीज है कि बचत करना बहुत जरूरी है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बचत करके कहीं डालना। उनके जमाने में एफडी होता था, हमारे जमाने में एफडी भी है,
म्यूचुअल फंड्स भी है, स्टॉक्स भी है, पर लंबे टाइम तक डालना, रोज बरोज की चीज़ों में थोड़ा गड़बड़ है, उसमें फिर फाइनेंशियल लिटरेसी और चाहिए हमें। पर बचत करके कहीं डालना तो पैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ, और वो कहाँ डालना, जहाँ पे 12-13% का रिटर्न आता हो वहाँ डालना। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का क्लास था। आप ये कोड मैं अभी आपको देता हूँ, कॉपी करके आप एक बार देखिए कि कितने की एसआईपी से आपको कितना पैसा मिलेगा, जो भी आपके गोल्स है। सो व्हाट शुड वी डू, लोन और ओनरशिप, योर कॉल। एक बार नंबर्स देखो और फिर बताओ। तुम्हारे लिए डिसीजन लो, खुद का डिसीजन, किसी का नहीं होना चाहिए, नंबर से लो। हो सकता है तुम्हें 40 लाख की लोन की जरूरत ना हो, तुम्हें 10 लाख की लोन में ही काम हो रहा हो, और तुम वो लोन एक ही साल में पे करने वाले हो या 2 ही साल में पे करने वाले हो। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। सर आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आपको रहना कहाँ है। अभी अगर मेरा बिजनेस और मुझे एक ही सिटी में रहना हो तो वो प्रॉपर्टी ओन करना ज्यादा बेनिफिशियल है, पर अगर मेरा ट्रांसफर वाला जॉब है कि मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो वहाँ रेंट वाला बेनिफिट। हाँ, तो ये एक पैरामीटर हुआ, मेरा ओपिनियन, ये एक पैरामीटर, बिल्कुल ये एक पैरामीटर हुआ डिसाइड करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि मुझे बदलना पड़ेगा या मुझे वहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं कह रहा हूँ कि हम वहीं रहने वाले, फिर भी घर का ले कि ये ले, उसमें अगर हमें सोचना है। और आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ों के नंबर लगा के, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोन्स, मान लीजिए आपने 10 लाख की ही लोन ली घर के लिए, और आप वो लोन आप 3 ही साल में चुका देंगे, तो आपको उतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे बैंक को। तो यू हैव द फॉर्मूलाज नाउ विथ यू। ये जॉय ऑफ पाइथन की तरफ से आपको गिफ्ट है कि आपके पास ये फॉर्मूलाज है अब जीवन में। तो आपको जब लोन लेनी है तब ऐसा मत सोचो कि ये अच्छा है या ये बुरा है। कभी भी लाइफ में ऐसा बाइनरी नहीं होता है। ओके, नंबर्स डाल के देखो और चेक करो कि आपके अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है। कोई बाइनरी डिसीजन नहीं होता है कभी भी कि ये सच और ये झूठ, ऐसा कहीं भी किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो नंबर्स डाल के देख सकते, क्योंकि मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 10 लाख का ही लोन लिया है, और 10 लाख के लोन में 1 साल में 2 साल में उनको पे करना था, वो कर पा रहे थे क्योंकि उनका सैलरी भी इतना है, और 1-2 साल में 10 लाख का लोन चुकते हो जाएगा, उनको 1-2 लाख ही ज़्यादा देने पड़ेंगे या 1 लाख के आसपास ही ज़्यादा देने पड़ेंगे। ओके, तो उनके लिए ठीक है वो अमाउंट, पर किसी इंसान के लिए जो 40-50 लाख का लोन लेता है शायद ठीक ना हो, डिपेंडिंग ऑन यू। हाँ, SIP का कोड मैंने यहाँ पे डाला, जस्ट सर इस मैसेज के जस्ट पहले जो कोड डाला है वो एंटर द SIP अमाउंट वाला। और SIP ही करना भी जरूरी नहीं है, मतलब FD में भी डाल सकते हैं हर महीने इक्वल अमाउंट, बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरा काम यहाँ पे यही बताना था कि हम फाइनेंशियली लिटरेट बने, पाइथन का यूज करें, उसको करने में बहुत जरूरी है। और कई बार हम रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आज से 5 साल बाद मुझे घर लेना है, तो आज कितने की SIP करवाऊं ताकि 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा हो, ये सब भी कर सकते हैं हम। तो ये सब इस कोड से खेल के आप कर सकते हो, सेम कोड, कुछ भी बदलना नहीं। वन क्वेश्चन। यस, मान लीजिए SIP करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बना, हाँ दैट इज 1 करोड़ 1 CR प्लस। हाँ, अगर बना, यस, हाँ हाँ अगर बना, हाँ। अब हाँ, उसको मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हो मतलब सकता है फॉर्मूला लगा के? बिल्कुल हो सकता है। मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे प्लान करते हैं अपने फ्यूचर को। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अभी जो बात करूंगा मेरी जो समझ है उसके बेस पे, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आज से 30 साल बाद मुझे हर महीने इतनी इनकम चाहिए, तो वो यंग एज में, और बहुत सारे जेनजी अभी ये कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स सब 20-22 साल के जो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। पर वो 20-22 साल के लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं 30 साल बाद जब शायद मुझे रेस्ट लेना है, पैसों के लिए काम नहीं करना है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो मुझे हर मंथ में एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो इतनी SIP बढ़ा देते हैं कि फिर SIP का पर क्वार्टर जो इंटरेस्ट होगा ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो भी उनको घर चल जाएगा। वो इंटरेस्ट ही 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए होगा हर 3 महीने में। तो ऐसे लोग प्लान करते हैं अपना जीवन, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं वो लोग, और मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सीखता हूँ उनसे, तो मुझे पता है। आई एम आस्किंग कि हम ऐसा कोई इसमें फॉर्मूला, पाइथन के अंदर ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकाल दे फाइनल अमाउंट का मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमें मतलब मैं जो सवाल समझ रहा हूँ वो ये है कि मैंने कुछ सालों तक सेव किया, 30 साल हो गए, अब मेरे पास एक कॉर्पस बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में, मेरे पास एक कॉर्पस है, अब मुझे उसमें से हर महीने विड्रॉ करना है, इज इट दैट? यस। और मुझे कितने साल तक विड्रॉ करना है? 30 years, सेम नंबर ऑफ इयर्स। यस, सेम नंबर ऑफ इयर्स। तो हम इसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में,
SWP, SIP जैसा SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SIP मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान। तो विड्रॉल प्लान का फॉर्मूला एग्जैक्टली EMI के फॉर्मूला जैसा होगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। उसमें P की जगह, लोन अमाउंट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट डालना है, R की जगह पे अभी भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो SIP को मिल रहा है, ओके, वही रेट ऑफ रिटर्न जो SIP को मिल रहा है। पर इस बार रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि ये मंथली नहीं है, तो ये ईयरली रेट ऑफ रिटर्न को 12 से डिवाइड करने की जगह आपको क्वार्टरली मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न। तो 12 से डिवाइड करने की जगह 4 से डिवाइड कर, ये एक फर्क पड़ेगा यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे आप R को, और नीचे ईयर्स है वो तो नंबर ऑफ ईयर्स ही है कि कितने साल तक, 30 साल तक आपको विड्रॉ करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स वही है, ये है ही। अब आपको ये फॉर्मूला में जो एंड डालना है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स इनटू मंथ, तो ये सब सही है, बस यहाँ पे 4 से डिवाइड करके ये सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे तो EMI की जगह आपको मिलेगा हर महीने आपको कितना पैसा मिलेगा विड्रॉ करने, तो सेम यू कैन थिंक। सर ये पूरा मैथमेटिकल मसला इकोनॉमिक्स का पार्ट है? ये मैथमेटिकल मसला, अब मुझे नहीं पता ये कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है, मतलब कुछ लोग कॉमर्स का पार्ट गिनते, कुछ इकोनॉमिक्स का गिनते, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। मेरे लिए तो जीवन का पार्ट है, तो मैं सबको मिक्स में, मतलब मेरे लिए कोई सब्जेक्ट बाउंड्री नहीं है, ऐसा सब जीवन का पार्ट है, सब काम आता है। तो ओके। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन जिनको भी मैथ सीखने में मजा आता है उनको देखना चाहिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छा। और ये फॉर्मूलाज का, इसे वियर्ड फॉर्मूलाज क्यों है, अगर आपको ऐसे सवाल होते हैं मेरे जैसे, तो बहुत अच्छे डेरिवेशन। ओके, कितने लोगों ने ट्राई कर लिया दोनों से? यस, ग्रेट। अब हम यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं।